स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। स्वागत है आपका एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी में। जैसा कि हमारे प्रीवियस 2 वीडियो पूरी हो चुकी हैं, वैसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर 3 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे हमारे असम्पशंस के लिए, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। और एक छोटा सा इंट्रो होगा इसमें IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में हम उसी में बात करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये प्रॉपर थ्योरी बेस होने वाला है। इट मीन्स इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। एटलीस्ट लास्ट वीडियो में या फिर मैं कहूँ लास्ट चैप्टर में हमारे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स थे जिसमें एसेट्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा फोकस आप इस वीडियो में करें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी हो सकती है अगर आप हल्का सा फोकस करके इसके अंदर चलेंगे। बाकी आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तब भी आप हमें कमेंट में बताएं, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर जुड़ें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है विद अनदर वीडियो जो है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। जैसा कि हमने क्लास 11 के चैप्टर 1, चैप्टर 2 डिस्कस किए थे थ्योरी बेसिस के, वैसा ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारा थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग IFRS। IFRS जो है हमारा वो लास्ट का कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है। जैसा कि हमने अपने बाकी वीडियोज़ में डिस्कस किया था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 2 में हमने स्टार्ट किया था अपना बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद जो आज हमारा चैप्टर है वो रहेगा थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया है कि हमारा जो सीरीज़ रही है, चैप्टर 1 से सीरीज़ रही है, वो आपको थ्योरी समझाने की रही है। अभी हम प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को देखते हुए हमारा जो 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो आपको समझाना चाहेगा कि आप जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हो, यानी कि जो आप अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स बनाते हो, वो आपको किस तरह से काम आते हैं या फिर उनके ऊपर किस तरह के लॉ जो हैं वो पुट आउट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गैप। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग करने के जो सिद्धांत हमारे होते हैं, उनके अंदर हमें कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे दिए जाते हैं जो हमें कंपलसरी एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं। कंपलसरी एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है? किसी भी काम को करने के लिए आपके सामने कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगा दी जाती हैं कि आपको ये काम इस दायरे में रहकर, यानी कि इनकी लिमिट्स में रह के करने होते हैं। उसके बाद आप उनको अलग से नहीं कर सकते, मतलब कंफर्म करना ही करना होता है। तो इसीलिए हमारे सामने जो प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं उनको नेम दिया गया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म गैप, GAAP गैप। ये सिंगल AP वाला नहीं है, इसकी फुल फॉर्म आपकी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती है। अब ये होते क्या है? These principles are the base of accounting generally accepted accounting principle। मतलब कि एक अकाउंटिंग का बेस है ये। अकाउंटिंग का बेस से मेरा मतलब क्या है कि जो आपको बताएगा कि क्या काम किस तरीके से करना है, क्या उसमें रूल्स और रेगुलेशंस लगाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ गैप। ठीक है, रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस, बता दिया यहाँ पे, अडॉप्टेड फॉर अ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ ऑर्डर ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यानी कि जो भी आपने पहले सीखा क्या कि हमारा जो डेटा है वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है, उसको अपने कम्युनिकेटर से रिलीज़ किया जाता है ताकि अब उनको प्रॉपर डिटेल आपके बिजनेस की मिल पाए। तो ये हम कब करते हैं? जब हमारे सामने कुछ प्रिंसिपल्स रख दिए जाते हैं अंडर बाय गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस होती क्या हैं? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे सामने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ हमारे जनरली एक्सेप्टेड हमारे क्या दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। तो उसी के साथ हमारे पास आते हैं कुछ असम्पशंस जो हमारे बिजनेस के लिए हमें
गिवन होते हैं, यानी कि जिन रूल्स के हिसाब से हम अपने बिजनेस को सेट करते हैं कि भैया ये लंबे टाइम तक जाएगा या फिर छोटे टाइम तक रहेगा। तो पहला है हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? यानी बिजनेस के अंदर जो भी लॉ या फिर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी हम पिक करेंगे वो हमारे लंबे समय तक चलती जाएगी। लंबे समय तक चलने का मतलब ये है कि जब तक हमारा बिजनेस क्लोज नहीं होता, मतलब बीच में उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न, लाइक दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट एन एंटरप्राइज हैज़ एन इनडेफिनेट लाइफ ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब कि जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक ये रूल आप फॉलो करते रहोगे। ये किसी भी चेंजेस से, किसी भी इफेक्ट से ना तो चेंज होगा और ना ही आगे पीछे होगा। इसको बोलते हैं हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसके बाद बात करेंगे कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब ये होता कौन सा है? कंसिस्टेंसी अजम्पशंस हमारा वो अजम्पशंस होता है जो बिजनेस की स्टार्टिंग पे पिक तो किया जाता है, लेकिन ये भी हमारा लंबे टाइम तक जाता है। अब माइंड में जो क्वेश्चन आया वो क्या आया कि गोइंग कंसर्न भी आप कह रहे हो कि लंबे टाइम तक जाएगा जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंसी भी आपका उसी लंबे टाइम तक जाएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या रहा? दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस assumption अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंसी ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी assumption को हम ईयर आफ्टर ईयर पिक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लंबे टाइम तक हम इसे चला सकते हैं। दिस विल बी इंश्योर अ मीनिंगफुल स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ द ईयर्स। परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बिजनेस इससे अच्छा परफॉर्म करता है तो हम इसे लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर इसमें हमारे किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ गई या फिर हमारे किसी बिजनेस के स्टेटमेंट में या हमारे प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि हमारा बिजनेस डेंजर में चला जाता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं उस मूवमेंट पे। अदरवाइज हम इसको ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी तीसरी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। जैसा कि हमने प्रीवियस में भी पढ़ा कि हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस थे, उसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे काम जो बिज़नेस में करे ही करे जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी, या फिर हम इसको बिज़नेस एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिज़नेस एंटिटी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग एंटिटी के अंदर जब भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी होते हैं या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं, तो वो हमारे प्रिपेयर होते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि एक तो हमारा फर्म हो गई और दूसरी साइड हमारा उसका ओनर हो गया। ठीक है, अब रन तो उसको ओनर करा रहा है, उसके सारे एक्टिविटीज़ जो हैं, जो भी उसके अफेयर्स हैं, वो सारे ओनर ही कर रहे हैं और बाकी उसके पार्टिकल्स कर रहे हैं। बट जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बिज़नेस के अंदर हो रही है। तो जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स रेडी होंगे वो किसके ऊपर रेडी होंगे? हमारे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर रेडी होंगे, ना कि हमारे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी होंगे। ठीक है, क्योंकि दो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आ गए कि भैया ओनर बताएगा वो रिकॉर्ड करना है या बिज़नेस बताएगा वो रिकॉर्ड करना है। तो नहीं, जो भी हमारे बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद हमारा सेकंड है मनी मेज़रमेंट प्रिंसिपल। ये अपने आप को डिफ़ाइन करता है कि भैया मनी मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी मनी को मेज़र किया जाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मेरा क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं हम मनी मेज़रमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से मेरा क्या मतलब है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च को एंड हो जाता है, यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड योर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस पीरियड के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन दिस प्रिंसिपल। फिर आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो, पहली बात तो ये डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? बंद करना, ये समझ लो। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई बिज़नेस रन कराते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है भैया, मोटिव कह सकते हैं हम इसे,
कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब बिज़नेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है जो बहुत क्लियर रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करना है, जितने भी हमारे कॉस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस हैं, उनको हटाने के बाद। जब हम उतना अपना गोल अचीव नहीं कर पाते तब हमारे सामने एक ऑप्शन आता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्लोजर। ये मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि स्मॉलर बिजनेसेस जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कराते। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये है कि कोई भी बिज़नेस अगर हमने एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए या फिर 1 साल के लिए रखा, वो हमारा स्मॉलर बिजनेस होता है। किसी भी बिज़नेस को हम कह सकते हैं जिसको सीजनेबल बिज़नेस कहते हैं, या फिर हम जिसको एक सीज़न बिज़नेस भी बोल जाते हैं। जो सीजनेबल है वो सीज़न ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे हमारे जो बिज़नेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर स्केल पर होते हैं और वो फुली डिस्क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो उतना मनी अचीव नहीं कर पाते हैं, मनी कमा नहीं पाते। ठीक है, मनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई वो आगे नहीं कंटिन्यू होता। आता है फिर मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो आपका मटेरियल होता है, या फिर मैं कहूँ मटेरियलिटी हमारे पास इकट्ठी होती है पूरे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको किस तरीके से जज करना है, कौन सा मटेरियल किस मटेरियल के अंदर कैप्चर होता है, किस मटेरियल में कैप्चर नहीं होता है, इन दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट अपना बना के इसको शो करना, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियलिटी प्रिंसिपल। प्रूडेंस एंड कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब हमारे स्टेटमेंट्स हमारे रेडी होते हैं तो इसमें जो भी हमारे स्टेटमेंट्स रेडी होते हैं उस रेडी स्टेटमेंट्स के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, और इसके अंदर हमें पता चलता है कि हम कितना अपने आप को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, कितना अपने आप को वहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना हम प्रॉफिट में हैं और कितना हम लॉस में हैं। ठीक है, ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अब जो हमारा प्रूडेंस है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है प्रूडेंस का, ये क्या दिखाना चाहता है? ये प्रिंसिपल क्या शो करता है आपको? ये प्रिंसिपल आपके टोटल रिवेन्यू कभी भी शो नहीं करता। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये आपको रिवेन्यू अपना शो नहीं करेगा। ये आपको दिखाएगा आपके सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस, ये सिर्फ इनको शो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमने पढ़ा था, जो अकाउंटिंग ब्रांच में था हमारे पास, उसी तरीके से हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट से मैं क्या कहना चाहूँगा कि भैया जो भी हम अपनी एसेट को परचेज़ करते हैं, हम उसको एक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखते हैं कि इतना हमने इस पर लगाया था, और उसके बाद आपको कितना लॉस हुआ, आपको कितना प्रॉफिट हुआ ऊपर करके। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे शो करते हैं। तो यही होता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो उसको रिकॉर्ड करके रखता है, जिसको हम सेकंड वे में बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल। द नेक्स्ट थिंग इज मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। अब आप मैचिंग का मतलब तो समझ रहे होगे ना। देखो, मैचिंग का मतलब ये होता है कि हमने जिस ड्यूरेशन के अंदर या जिस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रिवेन्यू अर्न किया है, उसको अपने अनदर ड्यूरेशन और अनदर पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से रिकॉर्ड करके उसको मैच किया जाए। मैच करने का मेरा तात्पर्य ये है कि भैया हमने पिछले साल कितना कमाया, हमने इस साल कितना कमाया, दोनों को मैच किया जाता है कि हम कितने अप्स पे हैं या हम कितने डाउन्स पे हैं। उसी तरीके से हमारे लॉसेस भी होते हैं, हम अपने लॉसेस को भी कैप्चर करते हैं। हमारे लॉसेस हो गए, हमारे एक्सपेंसेस हो गए, इन सब को हम मैच करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड योर मैच कॉन्सेप्ट और मैच प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट या फिर डुअलिटी ऑफ प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसके दो ही एस्पेक्ट्स होंगे। अगर कुछ आया है तो कुछ जाएगा भी। ठीक है, जैसा कि हम अपने जर्नल में सीखते हैं। जर्नल हमारा एक अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इक्वेशन और डेबिट और क्रेडिट रूल के बाद होगा वो आपके। तो वहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है कि आपके पास कुछ आया है तो उसके बदले आपसे कुछ गया भी है। ये सबके साथ होता है, ये ज़रूरी नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ही हो। अगर आप बेसिकली कहीं पे भी देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। आप शॉप पे जाओ कुछ चीज़ परचेज़ करने, तो वहाँ पे क्या होता है, आप उसे पैसे देते हो, वो आपको सामान देता है। बेसिक सी चीज़ें होती हैं, इसी को बोलते हैं हम डुअल एस्पेक्ट, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है बेसिकली आना, कोई चीज़ आई, या क्रेडिट का मतलब होता है कोई चीज़ जाना। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअलिटी प्रिंसिपल। लास्ट है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट।
रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सिर्फ हमारे फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू को शो करता है, हमने कितना रेवेन्यू कमाया है, कैसे कमाया है, सारे रेवेन्यूज़ का हमें शो करके दिखाता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, मन रोकिए, करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस। किसका सेट है ये, हमारा गाइडलाइंस का सेट है। किस चीज़ की गाइडलाइन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इशू बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ सच कंट्री लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मतलब एक ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइडर जो हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर क्यों करने हैं, किस लिए करने हैं और कैसे करने हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट है, क्यों करने हैं, किस लिए करने हैं और कैसे करने हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमारा रूल बुक भी बोला जाता है हमारी अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हमारे स्टेटमेंट्स वगैरह हम पूरा प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लीगल जितने भी रूल्स होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। जैसा कि इनका नेचर क्या होता है, पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइन प्रोवाइडर एंड फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिटेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस। मतलब क्या बताते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में बनाया जाता है, वो किस तरीके से बनेगा या उसके अंदर कैसा फ्रेमवर्क किया जाएगा, इसकी नॉलेज हमें कौन देता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देते हैं। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज द ब्रिंग टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्टिन्यूटी। मतलब कि जो भी हमारे फ्रेमवर्क की नॉलेज, ये गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, उनको हम और अच्छा करके आगे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को रेडी करते हैं। जैसा कि हमारे सामने कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम कोई भी काम करने बैठ जाते हैं, किसी भी काम को करने बैठ जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये काम होगा कैसे, क्योंकि हमें उसका पहली बात तो ऑब्जेक्ट नहीं पता। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, कि वो काम करना क्यों है, फिर ये नहीं पता कि वो काम करना कैसे है, फिर ये भी नहीं पता कि किस लिए करना है। तो ये 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइन प्रोवाइडर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और गाइडलाइन किस चीज़ के लिए बनाता है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्रेमवर्क के लिए। किस लिए बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्रेमवर्क के लिए ये बनाई जाती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है होते हैं हमारे, वो एक मैंडेटरी नेचर होता है जो हमें किसी भी चीज़ के अंदर लेके चलना पड़ता है, बेसिकली मनी ट्रांजैक्शंस के अंदर। जैसा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि भैया हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ये हमने पहले भी बात की कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डेली ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे पैसों के लेन देन की, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन ये नॉलेज देगा कौन, ये बताएगा कौन कि ऐसे करना है, या फिर स्टेटमेंट इस तरीके से बनाना है, या फिर हमारे जो फ्रेमवर्क हैं वो इस तरीके से होंगे, नॉलेज कौन देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स। ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा। फिर लास्ट में हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना IFRS। IFRS को हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, उसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर वो थोड़ा सा लो में है। लो मतलब कि हम उसको ज़्यादा एक्सपेंडेबल नहीं बना सकते, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो है बस उसका, तो वो हम उसके अंदर सीखेंगे। तो अब करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसको करने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस विद द एम टू एलिमिनेट टू दैम एक्सटेंडेड पॉसिबल। मतलब कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हमने यूज़ करके अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाया है, उनको मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, ताकि हम उसको जो सीइंग वीड है, यानी सीइंग वीड मतलब कि हम उसे जो यूज़ करेंगे वो इजीली हमारे लिए पॉसिबल हो जाए, मतलब इजी पॉसिबिलिटी हो जाए उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट ये होता है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि हमने पहले पॉइंट को पढ़ा कि हमारे जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको मिनिमाइज़ कर दिया गया ताकि हम अच्छे से समझ सकें। उसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या किया, प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएँ, ईजिली समझ पाएँ। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी उद्देश्य है। इसके बाद है अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। क्या अंडरस्टैंड करना सिखाता है कि हम किस पॉलिसी को अडॉप्ट करें और अप्लाइड करें। अडॉप्ट मतलब पिक करना और अप्लाई मतलब उसको वर्किंग में लेकर आना।
ठीक है, ये भी कौन बताता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। नेक्स्ट है इन्हेंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक रिलायबिलिटी ऐड करवाता है। रिलायबिलिटी ऐड करने का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब हुआ कि जैसे भी हमने जो भी उसमें एंट्रीज़ को ऐड किया है और उन एंट्रीज़ को कितना रिलायबल रखा गया है, हमारे करंट से कितनी रिलायबल हैं, हमारे प्रीवियस से कितनी रिलायबल हैं, तो उसके बिहाव पे हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता है कि ये आपका प्रीवियस का था और ये आपका करंट का है। दैट इज़ कॉल्ड योर एनहेंसिंग पॉइंट। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं IFRS के बारे में। IFRS के बारे में मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बुक में नहीं आता है, फिर भी हम इसका इंट्रो देंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम इसके एक स्पेसिफिक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं IFRS। IFRS होता क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबली लेवल पे है, पूरे वर्ल्ड पे है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी, क्या होंगी, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाएंगी, उनके स्टैंडर्ड्स किसके ऊपर होंगे, यानी उन्होंने कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स उनको यूज़ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी IFRS के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, नॉट फॉर इंडिया। दिस आर द इंक्लूडेड ऑल्सो USA तो नहीं, रशिया, ठीक है, और आपका UAE हो गया, UK हो गया। तो ये सारे जितने भी फाइनेंशियल्स अपने स्टेटमेंट निकालते हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है IFRS के अंदर, ताकि लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उनके बिज़नेस की, उनकी इकोनॉमी की, कि उनकी कंट्री कितना ग्रो कर रही है और उनका बिज़नेस जो है वो कितना ग्रो करता है। हमारी जो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग की वीडियो थी उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। हाँ, अगर आपको इनके शॉर्ट नोट चाहिए जो हैंड रिटन राइटिंग में है, आपको PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी। अगर हार्ड कॉपी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।